सभी को नमस्कार। और आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में। ये कोई नया एनएफओ नहीं है, मतलब रिसेंटली एक दो दिन पहले नहीं आया। ये एनएफओ आए हुए लगभग 1 से 2 महीने हुए। डिटेल में देखेंगे। डिस्क्लेमर है स्टार्टिंग में कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा नहीं ज्यादा ही लंबा होगा। तो पेशेंटली देखना, सेव करना, और सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो डाटा मैंने लिया है एसबीआई ऑटोमेटिक अपॉर्चुनिटी फंड, ये सभी जो डाटा है वो आपको वेबसाइट यानी एसबीआई म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पर आपको प्रेजेंट किया जाता है। ये पब्लिकली अवेलेबल डाटा है, तो आपको टेंशन लेना नहीं है, बिल्कुल भी आपको डाटा मिल जाएगा। अभी सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना क्यों है, इसका स्कोप कितना रहेगा, रिटर्न कितने बन सकते हैं। एज अ इन्वेस्टर हमें वैलिडली सोचना चाहिए। अगर हम किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न कितने देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए रिटर्न देखेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए रिटर्न देखेंगे। बट एक हमेशा के लिए, हमेशा से मैं कहता हूँ कि शॉर्ट टर्म में आपका कोई भी ब्लैक स्वेन इवेंट आ सकता है। मान लो कोविड आता है, अर्थक्वेक आता है, इलेक्शन के बारे में कुछ होता है, XYZ कुछ भी। तो एज अ पार्टी को देखकर कि बीजेपी इलेक्शन में है या बीजेपी की गवर्नमेंट है इसलिए इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं। एज अ इकोनॉमी पर बेट करना है हमें, हमारे जो कंज्यूमर पैटर्न है उसके ऊपर बेट करना है, तभी जाके हमारे जो रिटर्न है अच्छे मिल सकते हैं। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए इमीडिएटली अभी चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। डिटेल में स्क्रीन के ऊपर देखना, ये जो आपके सामने दिख रहा है वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। अभी पहला तो डाटा देखने वाले हैं। फोर्थ लार्जेस्ट ऑटोमेटिव इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक सेल्स, मतलब इंडिया की जो सेल्स है वो फोर्थ लार्जेस्ट है इंडिया में। ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री इज सेट टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली बाय 2025। तो हमारे अभी यहाँ पर फोर्थ लार्जेस्ट है, तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि या फिर ये थर्ड जाएगी, सेकंड जाएगी, फर्स्ट जाएगी। ये हम एज अ सेल्स के परस्पेक्टिव से देख रहे हैं। जो डोमेस्टिक जो वैल्यू रहता है वैल्यू कंपोनेंट में, या फिर हमारे अगर इकोनॉमी देखे तो इकोनॉमी बहुत बड़ी है। जो कंज्यूमेबल जो अभी लोगों की पावर है वो बहुत कम है। अगर मैं आपको नीचे डाटा दिखाने वाला हूँ, वो डाटा अगर आप देखोगे तो आपको एक समझ हो जाएगी कि कितना स्कोप है। जब हम किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि उस चीज का हम एज ए स्कोप देखते हैं। कि मान लो अभी वो 100 रुपीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं या 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या वो 200 कर सकते हैं आने वाले समय में? क्या वो 400, 500, 1000 तक जा सकते हैं? अगर जा सकते हैं, ग्रोइंग सेक्टर है, तभी इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं तो हमारा पैसा अटक जाएगा। ये ध्यान में रखना। वो कोई भी सेक्टर हो, एफएमसीजी हो, ऑटोमोबाइल हो, आईटी सेक्टर हो, कोई भी हो। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं एक चीज बता देता हूं, कभी ना कभी हमारी जो इकोनॉमी होगी वो एक स्टैग्नेंट फेज पर आएगी, जहां पर जो लोगों की डिमांड है वो कम होगी। कुछ कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं कि जो जल्दी ही स्टैग्नेंट हो जाते। कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं कि जिनमें ग्रोथ की पोटेंशियल ज्यादा होती है। तो ऐसे सेक्टर कौन से है ये जानना इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमेबल पैटर्न जानना इंपॉर्टेंट है। और एक चीज, अभी ऑटोमोबाइल की बात चल रही है तो मैं आपको एक चीज क्लियर कट बता देता हूँ कि पहले जो लोग थे वो एक प्रीमियम गाड़ी को प्रेफर नहीं करते थे, या फिर हमारा जो डिस्पोजेबल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब ये रहता है कि जो इनकम लोगों को स्पेंड करने के लिए उनके हाथ में बचा हुआ है, जो इनकम उनके लोगों के हाथ में स्पेंड करने के लिए है, उसे हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम, या फिर वो खरीद सकते हैं। पहले अगर आप 10 साल पहले, 15 साल पहले अगर आप देखोगे तो डिस्पोजेबल इनकम बहुत लोगों का कम था। एवरेज अगर हम एक स्टैंडर्ड सैलरी देखें तो 3-4 लाख सैलरी, 5 लाख, 6 लाख ऐसी ही सैलरी थी 10 लाख, 10 साल पहले, 15 साल पहले। अगर आप अभी देखोगे तो एवरेज जो सैलरी है, मैं एज अ इन जनरल बोल रहा हूँ, ये कोई डाटा नहीं है, बट अगर कोई भी आप टीचर देखोगे, गवर्नमेंट के टीचर देखोगे, तो 1,90,000, 80,000 की सैलरी। कोई भी प्राइवेट सेक्टर में जाओगे, अगर अच्छी नौकरी है, 1-2 साल हुए होंगे, तो आपको मिनिमम 1 लाख का पैकेज होता है। ये ध्यान में रखना। और ऐसा जो मार्केट है, वो मार्केट कभी भी उनका जो उनके जो प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं उनके ऊपर वो एनालिसिस करता है कि हमारे कस्टमर कौन है, हमारा टैम कैसा है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट के हमारे कस्टमर्स कौन से है, ज्योग्राफी कौन सी है। अभी ये बहुत डीप में एक क्या बोलते हैं सेशन हो जाएगा, बट शॉर्ट में बताता हूँ मैं कि ग्रोइंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जहां पर हमारे हमें स्कोप मिल सके एज अ कंपनी को पैसे री इन्वेस्ट करके कंपाउंड होने से। अभी सबसे एक डाटा मैं बताता हूँ। जो वॉरेन बफेट है, वॉरेन बफेट की सिंपल साइकोलॉजी है। वो क्या करते हैं, उनका सिंपल साइकोलॉजी के है कि उनको 15, 20, 25% का CAGR
सीएजीआर पर उनकी ग्रोथ रेट होती है उनके पोर्टफोलियो की। वो ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये मैं कोई फेक नहीं बता रहा हूँ, ये डाटा है, वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर कंपनी को ग्रो करने की कैपेबिलिटी हो, स्कोप हो। अगर इंश्योरेंस सेक्टर में मैं आज इन्वेस्टमेंट करता हूँ, वन ऑफ द मेरा बेस्ट फेवरेट सेक्टर रहेगा आने वाले समय में, तो उसमें अगर आप देखोगे तो आजू बाजू में किसी से भी पूछ लो, 100 जन में से एक दो जन हो गए, 4 जन हो गए, 10 जन हो गए कि जिनके पास इंश्योरेंस है। बहुत सारे लोग हैं कि उनके पास इंश्योरेंस है ही नहीं। तो वो सेक्टर में एक अपॉर्चुनिटी है आने वाले 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। ऐसी चीज है, ऐसा ही ऑटोमोबाइल सेक्टर है। अगर आप पहले या फिर आजू बाजू में अगर देखोगे तो बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जिनके पास फोर व्हीलर है। अगर है, वो भी सेकंड हैंड रहेगी या फिर जूना मॉडल रहेगा, कोई भी एक पुराना मॉडल रह सकता है। बट आने वाले समय में जैसे जैसे लोगों के हाथ में इनकम बढ़ती है, जैसी जीडीपी बढ़ती है, जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता है, ये इकोनॉमी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है या फिर एक डिस्कस करने का टॉपिक है। जैसे डिस्पोजेबल इनकम लोगों के हाथ में बढ़ती है तो लोग प्रीमियम गाड़ी प्रेफर करते हैं, जैसे कि 20 लाख के ऊपर, 25 लाख के ऊपर। अगर आप अभी कंपेयर करोगे कि आज लोग टाटा हैरियर लेते हैं, XUV 700 लेते हैं या फिर BMW मर्सिडीज, अगर आप पिछले 10 सालों का सोचोगे, 10 साल पहले, तो लोग ऐसे प्रेफर नहीं करते थे। लोग क्या करते थे? वैगनर प्रेफर करते थे, अल्टो प्रेफर करते थे, स्विफ्ट की गाड़ियां प्रेफर करते थे। एक एक अगर हम कहते हैं कि हमारे जो कंज्यूमर्स है, वो कंज्यूमर्स का पैटर्न हमें एनालाइज करना चाहिए और उसके हिसाब से हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में अभी क्या हो रहा है, एक शिफ्ट आ रहा है कि जैसे लोग, जो पुराने लोग थे कि जिनके पास स्विफ्ट थी या फिर जो भी 9 9 लाख, 10 लाख, 6 लाख, 7 लाख की गाड़ियां थी, वो अभी शिफ्ट हो रहे 15 लाख टू 20 लाख के बीच में। ये ध्यान में रखना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा बूस्ट करने वाला फैक्टर ये है कि अभी कोई भी गाड़ी सिंपल वे में आपको फाइनेंस पर अवेलेबल होती है। ये चीजें भी ध्यान में रखना। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्टली 15 लाख देते हैं, 20 लाख देते हैं और गाड़ी उठाते हैं। बिल्कुल नहीं, गाड़ी ऐसा खरीदते नहीं है। सबसे ज्यादा लोग फाइनेंस करते हैं और वो भी इस रिपोर्ट में मेंशन है। तो जैसे क्रेडिट बढ़ता है, जैसे कंट्री में क्रेडिट बढ़ता है, क्रेडिट अवेलेबल होता है, क्रेडिट यानी लोन्स अवेलेबल होते हैं, वैसे ही सेक्टर ग्रो होते हैं। बहुत सारे कंपनी को या जो इकोनॉमी, उससे बूस्ट मिलती है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, ये जो लेक्चर होगा या फिर ये वीडियो होगा थोड़ा लंबा होगा, बट ध्यान में रखना यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स के बहुत सारे प्रिंसिपल्स समझ आते हैं और ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जस्ट एक क्रिस्प में बताता हूँ। कोरोना खत्म हुआ, कोरोना के इमीडिएट 1 साल बाद या 1.5 साल बाद टूरिज्म सेक्टर बूस्ट नहीं हुआ। बट जैसे ही 1.5 2 साल हुए, लोगों का जॉब लगा, जॉब के बाद इनकम आई, इनकम आने के बाद डिस्पोजेबल इनकम उसकी उनके हाथ में ज्यादा बढ़ी। अगर आप पिछले 1 साल में देखोगे कि mid 23 to 24 फाइनेंशियल ईयर, तो टूरिज्म सेक्टर वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर रहा है रेवेन्यू के लिए। तो आपको समझना चाहिए कि कंज्यूमेबल पैटर्न कैसा होता है, सेक्टर को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, यहां से हमें हमारी सोच डेवलप होती है। अभी इमीडिएटली स्क्रीन के ऊपर आते हैं, इंडियाज ऑटोमोटिव क्रेडेंशियल्स यानी डाटा मेंशन क्या है। लार्जेस्ट ट्रैक्टर प्रोड्यूसर, सेकंड लार्जेस्ट बस मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्ड लार्जेस्ट हेवी ट्रक मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड। क्यों है? यहाँ पर डर जाने की कोई जरूरत नहीं कि अभी ही सेकंड लिस्ट पर है तो आगे आने वाले समय में थर्ड फर्स्ट पे होगी तो हमारी ग्रोथ, बिल्कुल नहीं। हमारा जो अगर पॉपुलेशन देखोगे तो 150 करोड़ पॉपुलेशन है। बाकी अगर आप यूके, यूएस, उनका पॉपुलेशन देखोगे तो 5 CR, 6 CR, 7 CR, या फिर जर्मन, फ्रांस वगैरह देखोगे तो 2 CR, 3 CR तक ऐसा है। एवरेजली मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो हमारे सेक्टर में स्कोप है या नहीं है, मैं आपको डाटा दिखाता हूँ। ठीक है। राइज इन जीडीपी अंडर पेनिट्रेशन, राइज इन पर कैपिटा जीडीपी अंडर पेनिट्रेशन इन select segment and shift in trend towards luxury to necessity will aid स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म ग्रोथ। यहाँ पर ध्यान में रखना कि गाड़ी अभी नेसेसिटी हुई है। जैसे लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम, जीडीपी बढ़ेगी तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो डिस्पोजेबल इनकम, टैक्स कट होके नेसेसिटी खर्च करके जो बचा हुआ पैसा है उसे डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। वो लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे गाड़ी के ऊपर, लग्जरी हाउसेस के ऊपर, जो फर्नीचर्स रहता है उसके ऊपर, प्रीमियम। सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ और एक, कि पहले अगर हम देखते थे तो 150 रुपए में केक आता था, 200 रुपए में केक आता था, 250 रुपए। अगर आप अभी केक देखोगे तो केक जो बेकरी सेक्टर है उसका प्रीमियम चीजें आने लगी है। अगर हम एक नॉर्मल केक लेने जाते हैं तो 500 600 से नीचे केक आता नहीं है। ध्यान में रखना कहाँ पर 200 रुपए था, कहाँ पर 500 600 का केक है। ये कंज्यूमेबल साइकोलॉजी ध्यान में रख। ठीक है। Pocket of opportunities across OEM, auto ancillaries, EVs and export segment.
अभी ऑटो एंसिलरीज, अगर आप कोई गाड़ी होगी तो गाड़ी में बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं, तो कोई अगर टाटा है, टाटा की गाड़ी है तो उसमें टाटा सभी पार्ट्स प्रोवाइड नहीं करती या बनाते नहीं, वो क्या करते हैं, आउटसोर्सिंग करते हैं। जैसे आउटसोर्सिंग करते हैं तो बहुत सारी कंपनीज की जो स्पेसिफिक पार्ट बनाते हैं, कोई व्हील बनाएगा, कोई स्टेयरिंग बनाएगा, कोई हेडलैम्प्स बनाएगा, और ऐसे है बहुत सारे कंपनीज। एग्जांपल देते हो, लूमैक्स है, लूमैक्स गाड़ी का हेडलाइट बनाता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना, क्योंकि आपको सेक्टर का भी नॉलेज होना चाहिए कि छोटे छोटे प्लेयर्स कौन से हैं जिनके पास, अगर मान लो चार पांच बड़ी कंपनियां हैं, उनका अगर लुमैक्स हेडलाइट बनाता है तो वो एक एज ए मोनोपोली डिओपोली में एक्ट होता है। ये चीजें आपको कंसिडर करना चाहिए। एक मिनट, ऐसी, ठीक है। अभी आते हैं उसके बाद, हाँ, ये डाटा सिग्निफिकेंट अंडर पेनिट्रेशन प्रोवाइड ह्यूज हेडरूम फॉर ग्रोथ। इसका मतलब क्या है, अंडर पेनिट्रेशन, जो मैंने कहा कि आजू बाजू में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर डाटा है कि 4 व्हीलर पर 100,000 पॉपुलेशन, अगर 1,000 लोग हैं, 1,000 लोग हैं, उनमें से सिर्फ 34 लोगों के पास ही 4 व्हीलर है। अगर 1,000 लोग हैं तो उनमें से सिर्फ 120 लोगों के पास ही 2 व्हीलर है। ये डाटा आपको ध्यान में रखना चाहिए। जहां पर हमारी 34 है, एवरेज अगर देखें तो साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी देखें तो 627, हम 500 ही पकड़ लेते, तो कितना हेडरूम है डेवलप करने के लिए। ये सेक्टर का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप थीमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका एक लंबा होराइजन होना चाहिए, कि जब तक वो सेक्टर एकदम, ये डाटा आपका मैच हो नहीं जाता, जब तक आपको ये डाटा 34 है, जब वो 500 400 तक नहीं आता, आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना है, तभी आपको एक कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा। पैसे तो मैं कहता हूँ 3 साल में 4 साल में डबल हो जाएगी, बट हमारा ऑब्जेक्टिव एज ए इन्वेस्टर कंपाउंडिंग या पैसे डबल करना नहीं है, कंपाउंडिंग करना है पैसे का। मतलब वो 10x होगा, 20x होगा, 30x हो सकता है, और होता है म्यूचुअल फंड में, ये ध्यान में रखना। मैं आपको कोई ऐसा म्यूचुअल फंड के स्कीम बेचने की तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एज अ डाटा प्रोवाइड कैसे करते हैं, डाटा को रीड कैसे करना होता है। बहुत लोग, मतलब बहुत लोग एक रैंडमली कोई भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कि सेक्टर मालूम नहीं, इकोनॉमी मालूम नहीं कि कैसी ग्रो करी है, कैसे स्लो डाउन आते हैं, रिसेशन किसे कैसे कहते हैं। अगर मैं आपको कहूँ तो जो जर्मन इकोनॉमी है, फ्रांस इकोनॉमी है, यूके है, यूएस है, यूएस तो नहीं, जो यूएस है, बाकी जो थोड़े बहुत यूरोपियन कंट्रीज है, वहां पर रिसेशन है। रिसेशन का मतलब क्या है, कि वहां पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो स्लो डाउन हुई है। वो स्लो डाउन में सबसे ज्यादा इफेक्ट अफेक्ट करने वाले जो सेक्टर है, ये भी वही रहते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर होगा, टूरिज्म सेक्टर होगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है। राइज इन पर कैपिटा इनकम लीडिंग टू बेटर अफोर्डेबिलिटी, मतलब जैसे मैंने कहा कि अगर पर कैपिटा, पर हेड इनकम अगर बढ़ेगा, मतलब डिस्पोजेबल इनकम रहे, ज्यादा बढ़ेगा, कि पहले मेरे पास मेरा अगर पेमेंट होता था मंथली 20,000, और पहले बचता था 3,000 2,000, अभी मेरा पेमेंट 50,000, अभी मेरे जेब में बचता है 15,000 20,000, ऐसे से बच गया। पहले 2,000 था, अब 20,000 बचा, तो 20,000 से मैं पहले 2,000 से साइकिल ले सकता था, अभी 20,000 में मैं ईएमआई पर गाड़ी ले सकता हूँ। ये चीजें ध्यान में रखना, और इकोनॉमी ऐसी ही वर्क होती है, बहुत बड़े लॉजिक नहीं होते। गवर्नमेंट रिफॉर्म सपोर्टिव फॉर ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इन टर्न फॉर ऑटोमोटिव सेगमेंट। गवर्नमेंट ने तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, गवर्नमेंट को मतलब ऑप्शन ही नहीं है, अगर गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हेल्प नहीं करेगा, बूस्ट नहीं करेगा, तो इकोनॉमी को, जो हम कहते हैं एज ए स्टेबल करने में बहुत मुश्किलात होगी। ये ध्यान में रखना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के कारण चाइना वन ऑफ द सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, वो अमेरिका के बाद, यूएसए के बाद चाइना वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी है। उसका कारण मैन्युफैक्चरिंग है, कि मैन्युफैक्चरिंग के कारण आपका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता है, पर कैपिटल इनकम लोगों का बढ़ता है, स्किल्स डेवलप होते हैं। इंडिया टुडे इज वेयर चाइना कोरिया वेयर, ठीक है। आपका ये अभी इंडिया है, एनुअल पैसेंजर व्हीकल सेल्स, मतलब आप कंपेयर कर लो कि हमारा है 5, यहाँ पर 5 है डॉलर पर कैपिटा। अब ये डाटा अगर आप देखोगे तो इंडिया कहाँ पर है, ये ग्रीन लाइन मतलब इंडिया है, ये ब्लू लाइन मतलब चाइना है, मतलब कंपेयर ही नहीं कर सकते। वन ऑफ द बूमिंग सेगमेंट सेक्टर होगा। ऑटोमोटिव थीम की सेगमेंट, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर देखना है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, गाड़ी बेचने वाली एक कंपनी है, गाड़ी के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी अलग है, तो आपको उसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। पहले ऐसा होता था, अगर आपको फॉर्च्यूनर गाड़ी मालूम है, सभी को मालूम है, उसका रेट ऐसा कितना इतना बड़ा क्यों है, मतलब 50 लाख 60 लाख का प्राइस क्यों है उतना, कि उसके जो बहुत सारे पार्ट्स हैं वो असेंबल तो इंडिया में होती थी, बट उसके जो पार्ट्स है वो बाहर से आते थे। जब आपके पार्ट्स बाहर से आते थे तो उसके वजह से आपको, आपके कंट्री को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं मिलती। बट अगर वही पार्ट्स फॉर्च्यूनर, एंडेवर
मैं कहता हूँ मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, लैंड रोवर, ऐसी गाड़ी, प्रीमियम गाड़ी अगर इंडिया में बनेगी तो जो पहले 60-70 लाख की थी वो अभी 30 लाख में मिल सकती है, आपको 20 लाख में मिल सकती है। आप टाटा हैरियर की जगह बीएमडब्ल्यू ले सकते हो। ये चीजें कंसिडर करनी चाहिए। तो एक लोगों का शिफ्ट भी होता है, जैसे पहले मारुति सुजुकी या फिर वैगनर देखते हो, वैगनर अल्टो से लोग जैसे अभी हैरियर, टाटा नेक्सॉन या फिर मारुति की ग्रैंड विटारा पर आ गए, वैसे ही लोग थोड़े दिन बाद ऐसे शिफ्ट होता है जब लोग हैरियर से एक्सयूवी 700 से लोग बीएमडब्ल्यू या फिर मर्सिडीज या फिर लैंड रोवर ऐसे गाड़ियों पर जाते हैं। बहुत बड़ा शिफ्ट आपको दिखने को मिलता है, और ये चीजें आपको वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को मिलती है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, अभी एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हम जब अफ्रीकन जो कंट्रीज है, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपोर्ट करने वाला जो कंट्री है वो है इंडिया। टू व्हीलर की सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट हम करते हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज को करते हैं। आने वाले समय में हम फोर व्हीलर्स की कर सकते हैं। पहले डोमेस्टिक तो जो पूर्ति है या जो जरूरत है वो तो कंप्लीट होनी चाहिए, और बहुत बड़ा स्कोप है। जब हम मोदी जी देखते हैं कि जो अफ्रीकन देश है उनको बहुत क्लोज करते हैं, क्योंकि जैसे यूएसए ने इंडिया को एक सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्केट ढूंढा है, वैसे ही इंडिया ने जो अफ्रीकन देश है, साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है, उनको एज अ मार्केट फाइंड किया। वहां पर हमारे प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, जैसे टू व्हीलर है, थ्री व्हीलर है। आने वाले समय में फोर व्हीलर जाएंगे वहां पर, ये चीजें ध्यान में रखना। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी, पार्टिसिपेशन इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी। अभी मैं शिफ्ट बताता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक पूरा आपको टेक्नोलॉजी अलग लगेगा, सभी चीजें अलग लगने वाली है। वैसे हाइब्रिड फंड, हाइब्रिड फंड ने हाइब्रिड आपके कार्स, अभी फिलहाल मेरे ख्याल से यूपी में, हाँ यूपी में हाइब्रिड कार्स कार्स के ऊपर रजिस्ट्रेशन फी या 2 या 3 लाख का आपको डिस्काउंट मिल चुका है। मान लो कोई हाइब्रिड कार है 13 लाख की, 15 लाख पकड़ते हैं, अगर 3 लाख का आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो वो गाड़ी कितने की मिल रही है आपको? 13 लाख की आपको 11 लाख रुपए की मिल रही है। जैसे 11 लाख होगा उसकी ईएमआई भी कम होगी, ज्यादा लोग खरीदेंगे। ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है ग्रीन एनर्जी के ऊपर, मतलब ईवी, उसके बाद हाइब्रिड, आने वाले समय में हाइड्रोजन होगा। और ईवी इलेक्ट्रिक सेगमेंट या ग्रीन सेगमेंट में सबसे ज्यादा आने वाले, जो नितिन गडकरी है उन्होंने भी कहा है कि आपका जो पेट्रोल डीजल है वो बंद होगा। जब बंद होगा तो जो एग्जिस्टिंग कार है 10 ईयर्स बाद, 15 ईयर्स बाद ये पूरा शिफ्ट हो जाएगा जो ग्रीन कार है उसके ऊपर। तो आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी एक कंटिन्यूअस आपको ग्रोथ दिखेगी। मान लो अभी डीजल बेच रही है, पेट्रोल है, डीजल तो अभी बंद हो गए मोस्टली, जो कार्स रहते हैं प्रीमियम कार्स उसमें पेट्रोल है, पेट्रोल के बाद हाइब्रिड होगा, हाइब्रिड के बाद इलेक्ट्रिक हो जाएगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये डाटा आपको है। ऑटो ओ ई एम पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट ग्रोथ ट्रेंड, आपको सीएजआर मतलब कितने परसेंट पर यह सेक्टर ग्रो हो रहा है, ये आपको वहां पर पता चलता है, ठीक है। अभी ये अपॉर्चुनिटीज इन द कंपोनेंट स्पेस, अगर आप गाड़ी के पार्ट्स देखोगे तो ऐसे पार्ट्स को हर एक कंपनी होती है, हर एक पार्ट को दो दो तीन तीन कंपनियां होती है। ब्रेक्स को, सीट्स को, डोर पैनल, रेयर व्यू मिरर, टायर, लीड एसिड बैटरी, ये क्या है, ऑसियोस्टिक्स, हॉर्न्स, बम्पर्स, एयर कंडीशनर, इंजन, वायरिंग हार्नेस, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। देखना गाड़ी भी ऐसी बनती है, टू व्हीलर। तो ऑटो एंसिलरीज वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर है। आपको इन्वेस्टमेंट करना हमेशा चाहिए, क्योंकि ग्रोइंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से आपको बेनिफिट जरूर मिलता है। तो यहाँ तक अगर वीडियो देखा होगा, 100% प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब तो करके जाना, ठीक है। ठीक है। अभी उसके बाद हम देखते हैं एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज। मैंने कहा कॉस्ट कॉम्पिटिटिव ऑफ ऑटो कंपनीज इम्प्रूविंग, मतलब जो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है, जो पहली गाड़ी अगर सेम अल्टो अभी पहले 4 लाख में बनती थी, तो अभी अल्टो कॉस्ट इफेक्टिवनेस से 3 लाख में बन सकती है। वैसे ही जो प्रीमियम गाड़ी जैसे जो पहले 40 lakhs में बन सकती थी वो अभी 20 lakhs, 25, 30 lakhs में बन सकती है, ठीक है। इंडेक्स परफॉर्मेंस, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन से स्टॉक्स है कि जो आपको रिटर्न दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर अभी अगर अगर रिटर्न देखोगे तो पिछले 10 सालों में, 10 सालों पहले जैसे मैंने कहा था कि ग्रोइंग सेक्टर कब से बना, कोरोना के बाद, एक डेढ़ साल बाद। तो पिछले 5 सालों का सीएजीआर देखे तो रिटर्न, निफ्टी ऑटो टीआरआई का रिटर्न है, पिछले 5 सालों का रिटर्न सीएजीआर मतलब 23% से ग्रो हुआ है पर एनम एवरेजली। 10 सालों का 15, ऑब्वियस 10 साल पहले ऑटो एंसिलरीज का या ऑटो का जो कंपनीज उनका पुश नहीं था, बट सिंस इंसेप्शन 18% का सीएजीआर मिला है। मैं कहता हूँ आने वाले समय में वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर रहेगा, बट एक डिस्क्लेमर, लंबे समय तक के लिए होल्ड करना चाहिए, और आपको प्रॉपर पोर्टफोलियो में एलोकेशन होना चाहिए, 10% का, 15% का, इसके ऊपर होना नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ 10 मैक्सिमम होना चाहिए। आपको बैलेंस पोर्टफोलियो हमेशा मेंटेन करना चाहिए। आपको कोई तो भी एडवाइजर होना चाहिए
जो कि आपको प्रॉपरली गाइड कर सके। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, हम रिटर्न्स के ऊपर भी आएंगे कि रिटर्न्स प्रॉपर देखेंगे। ऑटो कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट, नंबर ऑफ कंपनीज यहाँ पर देखना, नंबर ऑफ कंपनीज देखना, कास्टिंग, फ्रोजिंग, टायर, रबर, पैसेंजर कार एंड यूटिलिटी व्हीकल, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर के कितने कंपनीज है, और आपको इसका बेनिफिट हमेशा उठाना चाहिए। ऑटो कंपोनेंट में देखें इतनी कंपनीज है। उसके बाद आते हैं, ठीक है, ये मतलब देखने वाली कोई जरूरत है ही नहीं, बट ठीक है, थोड़ा देखते हैं। इनकम ग्रोथ इन द यूएस, द नंबर ऑफ कार पर थाउजेंड पीपल इज 860, इन जर्मन इट इज 623, whereas in China the number is 223. In contrast, India still has 34 कार पर थाउजेंड पीपल। मैंने आपको डाटा भी पहले दिखाया था कि ह्यूज स्कोप टू ग्रो। The automotive industry in India is projected to grow from 117 billion to in 2023 to US 118 billion, मतलब लगभग डबल होगा by 2029। सोर्स मोटर्स इंटेलिजेंस, द ऑटो कंपोनेंट सेक्टर currently stands at $71 billion, is expected to reach 130, मतलब फिर से डबल 2029 मतलब 5 सालों में। 5 सालों में अगर आपका डबल होगा तो ऑब्वियस चीज है, आपके जो कंपनीज है वो भी आपको ग्रो करेगी। ईवी मार्केट इवोल्यूशन, जैसे मैंने कहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में इवोल्यूशन या फिर हाइब्रिड कार्स में इवोल्यूशन। व्हीकल क्रेडिट एक्सपेंशन, मैंने कहा कि जब तक लोन नहीं मिलता तब तक लोग कारें या फिर जो प्रीमियम चीजें वो खरीदते नहीं है, और इंडिया में सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो आपको लोन, आप कोई भी गाड़ी लेने के लिए जाओ आपको लोन इमीडिएटली मिल जाता है। ठीक है, आपको ये चीजें कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि फैक्टर्स होते हैं, अगर लोन ही नहीं मिलेगा तो कितना भी हेडरूम हो ग्रो करने के लिए नहीं कर सकते। क्रेडिट अवेबिलिटी एक चीज होती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, फेवरेबल पॉलिसीज है, जैसे मैंने कहा कि यूपी में हाइड्रोजन कार्स के लिए 3 लाख तक का या 2 लाख 3 लाख तक का उनको डिस्काउंट मिल रहा है, तो ग्रो होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर हम रिटर्न्स देखेंगे कि सीएजीआर रिटर्न्स, निफ्टी ऑटो कितना रिटर्न, 1 साल में 71%, 3 साल में 33%, 5 सालों में 23, 10 सालों में 15%, और सिंस इंसेप्शन 18%। वही आपका निफ्टी 50 का 26, 16, 15, 14, आपको ये चीजें कंसिडर करनी चाहिए। उसके बाद आते हैं, ठीक है, यहाँ पर अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो आपको कंसिडर करनी चाहिए। स्टॉक्स नहीं, आपको एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जब हम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने हैं तो सेक्टर के लीडर्स कौन से, ये भी तो इंपॉर्टेंट चीज है। पहली कंपनी आती है अपोलो टायर्स, लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग, अशोक लेलैंड जो कमर्शियल व्हीकल्स है उनकी, बजाज ऑटो वन ऑफ द बेस्ट टू व्हीलर थ्री व्हीलर सेक्टर में, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज टायर सेक्टर में लीडर है, भारत फोर्ज, बॉश इंडिया, आइसर मोटर्स, एक्साइड इंडस्ट्रीज, हीरो मोटरकॉर्प, मारुति, एमआरएफ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, टीवीएस मोटर, टाटा मोटर्स, डीवीआर, टाटा मोटर्स, डीवीआर मतलब अलग वोटिंग राइट्स रहते हैं डीवीआर और टाटा मोटर्स, ये चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आपको अभी अभी समझ में ये आया कि सेक्टर कैसा है, डिटेल मेरा ऑब्जेक्टिव, मैं अगर आपको 2 मिनट की वीडियो बताता कि ऑटो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा, बट मेरा फंडामेंटल फाइनेंशियल ये चीजों के ऊपर बहुत ध्यान रहता है, क्योंकि मैं रिसर्च का आदमी हूँ, मुझे ऐसा छोटे मोटे वीडियो बनाकर व्यूज गेन करने में कोई मतलब ये नहीं। अगर ये वीडियो एक जन ने भी देखा तो मेरे लिए मेरा इन्फॉर्मेशन या मेरा जो ऑब्जेक्टिव वो कंप्लीट हो जाता है। ये चीजें ध्यान में रखना। यहाँ तक अगर फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ठीक है, तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या होता है, अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, पोर्टफोलियो का एलोकेशन मैंने कहा 10%, 7 to 10% अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो आपको लंबे समय तक के लिए अगर आप होल्ड कर रहे हो तो होल्ड करना जरूर करना, क्योंकि जैसे मैंने कहा प्रीमियम चीजों का मार्केट इंडिया में बहुत बढ़ रहा है। मैंने कहा बेकरी सेगमेंट, आपका गाड़ी का सेगमेंट, इंश्योरेंस सेगमेंट, लोग पहले मतलब जान की कीमत ही नहीं थी तो लोग क्या इंश्योरेंस लेंगे। अभी इंश्योरेंस सेगमेंट, ऑटो एंसिलरी सेगमेंट, ऑटो सेगमेंट, फिर उसके बाद आता है जो प्रीमियम है, कि जो अभी पहले लोग घर खरीदते थे, एकदम छोटे छोटे घर खरीदते कि हाँ रहने के लिए जगह, बट अभी लोग प्रीमियम चीजों को प्रेफर करते हैं। तो ऐसे सेगमेंट जैसे डिस्पोजेबल इनकम हाथ में आती है वैसे ही ये सेक्टर ग्रो करते हैं। तो अगर आपका लंबा होराइजन है, 3 साल 5 साल, मिनिमम 5 ईयर्स, 3 साल भी नहीं कहता, मिनिमम 5 ईयर्स है, तो ये सेक्टर आपको एक मैसिव रिटर्न दे सकता है, कंपाउंडिंग रिटर्न बहुत अच्छे से मिल सकते हैं। तो ये आपको कंसिडर करना चाहिए। यहाँ तक अगर वीडियो देखा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।